नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। लखीमपुर हिंसा मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर अपनी नाराजगी आज जाहिर की है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले के स्टेटस रिपोर्ट दायर करने में हुई देरी को लेकर कहा है कि कल रात 1 बजे तक हम रिपोर्ट मिलने का इंतजार करते रहे। आपको एक दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट जमा करना था। बता दें कि 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि इस मामले की जांच अदालत की निगरानी में हो और इस पर सुनवाई सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ कर रही है। ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने आज जब मामले के स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की जानकारी कोर्ट को दी तो सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुनवाई से पहले दाखिल की गई रिपोर्ट हमें अभी मिली ही नहीं है और आपको इसे एक दिन पहले जमा करना था। कल रात 1 बजे तक हम रिपोर्ट का इंतजार करते रहे और इस दौरान साल्वे की तरफ से मांग की गई कि सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए टाल दी जाए, जिस पर अदालत ने मना कर दिया और सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लखीमपुर मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 44 गवाहों में से 4 के बयान दर्ज किए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक सिर्फ 4 चश्मदीदों के बयान क्यों दर्ज हुए हैं। सरकार ने कहा मामले में बयान दर्ज किया जा रहा था, उस दौरान कोर्ट की दशहरा की छुट्टी हो गई। बता दें कि राज्य सरकार ने जांच से जुड़ी और जानकारी बताने के लिए अदालत से समय मांगा है और जिस पर अदालत अब 26 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगी और अगली तारीख देने के साथ ही कोर्ट ने गवाहों को सुरक्षा देने का भी निर्देश दिए हैं और कोर्ट ने कहा है कि जो कुछ भी कोर्ट में फाइल करना है सुनवाई के दिन से पहले फाइल हो। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर के सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या सवाल और जवाब हुए हैं। तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान सवाल और जवाब हुए। साल्वे ने सुनवाई शुक्रवार को करने के लिए कहा, जिस पर सीजेआई ने साफ तौर पर मना कर दिया। इसके बाद सीजेआई ने कहा आपने 4 गवाहों के बयान लिए हैं, बाकी गवाहों के क्यों नहीं, और इस पर भी कहा कि जल्द ही बयान ले लिए जाएंगे। और सीजेआई ने कहा कि हम दोनों केस अलग अलग कर देंगे और इसके साथ ही कहा कि गाड़ी चढ़ाने वाले मामले में कितनी गिरफ्तारी हुई है ये पूछा गया। साल्वे ने 10 बताया है, 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीजेआई ने कहा कितने लोग पुलिस हिरासत में हैं, कितने न्यायिक हिरासत में हैं। जस्टिस सूर्यकांत जो न्यायिक हिरासत में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने उनकी कस्टडी पर जोर ही नहीं दिया हो, ये बात कही गई है। और गवाहों को सुरक्षा भी दीजिए, 26 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, ये सीजेआई ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बातें कही गई हैं और इसके साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील हैं हरीश साल्वे साहब, उन्होंने इन सवालों के जवाब दिए हैं और उन्होंने बताया है कि प्रक्रिया लगातार अनवरत जारी है, जांच की जा रही है और लोगों की जो गिरफ्तारी की गई है 10 लोगों की गई है। 44 लोगों में से अभी केवल 4 के ही बयान दर्ज किए गए हैं। और आइए अब मामले की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की आज फटकार, रात तक किया इंतजार, क्यों नहीं अपलोड हुई स्टेटस रिपोर्ट। सरकार बोली सुनवाई टाल दीजिए, जिस पर जांच में एक कदम पीछे खींच रही है यूपी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस कस्टडी में 4 आरोपी ही क्यों, ये भी सवाल उठाए हैं। गवाहों को सुरक्षा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं। एक दिन पहले क्यों नहीं सौंपी गई रिपोर्ट। गवाहों और पीड़ितों के 164 के तहत बयान दर्ज किए जाएं। लखीमपुर हिंसा में 4 किसान, 1 पत्रकार समेत कुल 9 लोगों की मौत हुई है और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबके लिए एक समान कानून हो। जब पिछली सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि कौन एजेंसी ऐसी है जो इस मामले की जांच कर सकती है, यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था। तो लखीमपुर हिंसा पर मामले पर आज एक बार फिर सुनवाई हुई है और जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। गवाहों को सुरक्षा दिया जाए,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक दिन पहले क्यों नहीं सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि स्टेटस रिपोर्ट एक दिन पहले सौंपे जाने का जिक्र था और 1 बजे रात तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि हम इंतजार करते रहे, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट नहीं आई है। दरअसल स्टेटस रिपोर्ट पढ़ने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद ही फैसले पर विचार विमर्श किया जाता है और उस पर कहीं न कहीं जो चर्चा की जाती है। लेकिन तो लखीमपुर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जिस पर जो सामने आया कि उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुंवर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अश्विनी जी आप ही के पास आएंगे। जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि सरकार पैर खींचती नजर आ रही है, सरकार अपने पैर लटकाए हुई है, जांच क्यों नहीं तेजी की जा रही जांच में, ये कड़ी फटकार सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं बनती है? सरकारी काम है, सरकार के लिए चिंता का विषय अगर कहेंगे तो ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनको एक दिन पहले जमा करना चाहिए था, मगर उसमें भी बहुत सी चीजें हैं। आज 20 तारीख थी, 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यहाँ छुट्टी हो सकती है, छुट्टी के बाद सुना जाएगा, तो क्या पुलिस अधिकारियों के लिए भी त्योहार का समय था, उनकी भी ड्यूटियां लगती हैं, उनके भी काम होते हैं, बहुत से एक्सक्यूज भी हो सकते हैं। मैं एक्सक्यूज नहीं ले रहा हूं यहाँ कोई, काम करने के लिए तो एक सरकारी संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट भी है, पुलिस वाले भी है। उन्होंने रात में 1 बजे किया, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उन्होंने दे दिया, 1 बजे रात में किया, उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दिया बंद लिफाफे में, जो भी देना था उन्होंने अपनी जांच की रिपोर्ट दी। और इतने दिन छुट्टियों का माहौल था, सबको पता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर इस चीज को जानकर आंख बंद कर ले तो भी उसमें कोई सवाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके सम्मान की बात है। अश्विनी शाही जी, जांच रिपोर्ट की बात की जा रही है, उसको अपलोड करना था, ऑनलाइन अपलोड करना था। अगर जांच प्रक्रिया चल रही थी, छुट्टी चल रही थी, तो मुझे नहीं लगता है कि जांच एजेंसी में जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी शामिल थे, वो लोग छुट्टी पर गए रहे होंगे। वो लोग निश्चित तौर पर, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि वो ऑन ड्यूटी रहे होंगे, छुट्टी भले ही रही हो। तो क्या इतनी देरी जो हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पहले भी कही है, जब 8 तारीख को सुनवाई हुई थी तो उस दौरान भी उसने एक कमेंट किया था और कहा था कि दरअसल कानून सबके लिए हो, एक जैसा हो। कोई ये नहीं कि अगर किसी की पहुंच, कोई रसूखदार व्यक्ति है तो उसके लिए अलग कानून हो और कोई आम नागरिक हो तो उसके लिए कानून अलग हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। योगेश जी, एकदम कहीं नहीं है, अपना भारत के संविधान में लिखा है, और न भारत की जो है, जो न्याय व्यवस्था का और कानून व्यवस्था का पालन करने वाले लोग हैं, वो भी अलग नहीं करते हैं। और जिसकी भी गिरफ्तारी करनी थी, गिरफ्तारी की गई, जिसकी पूछताछ करनी थी, पूछताछ की गई। अब अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट बीच में है और ये कह रहा है कि न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर होना चाहिए, उनका ये आया था, एकदम सही कह रहे हैं। तो अगर किसी को, आज तो पुलिस के इकबाल पर, पुलिस की रसूख पर, पुलिस के कार्यशैली पर, चाहे हम हो, आप हो, कोई राजनीतिक दल हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय हाई कोर्ट हो, सवाल उठा सकता है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट पर भी कोई सवाल उठा सकता है? करोड़ों केस पेंडिंग है उनके यहाँ, क्यों नहीं करते हैं वो लोग? कहते हैं हमारे यहाँ जज नहीं है। आखिर जज लोग कहते हैं कि हमारे जज नहीं, इसलिए करोड़ों केस पेंडिंग है। उसमें भी कहीं ना कहीं जो अश्विनी जी सुन लीजिए, उसमें जो भी कहीं देखिए ना कहीं, योगेश जी, मैं क्या, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक ठीक बोलिए। तो इसलिए मेरा कहना है कि जो नैतिक मजबूरी माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट की है कि उनके यहाँ जज ना होने से केस पेंडिंग पड़ा रहता है, 20-20 साल तक केस की सुनवाई नहीं हो पाती है, फैसले नहीं आ पाते हैं, चाहे वो नीचे के कोर्ट में देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में देखिए। हो सकता है कि कुछ चीजें अगले विभाग की भी परेशानी समझनी चाहिए। मैं पुलिस का एकदम बचाव नहीं कर रहा और ना मैं कह रहा हूं कि उनको गलत, उन्होंने कहा था अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो उनको जमा करना था, लेकिन उस बीच में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट को या माननीय हाई कोर्ट को समझना चाहिए। छुट्टियों का दिन था, त्योहारों का दिन है, बहुत कुछ चीजें हैं।
लेकिन हाँ ठीक है, उन्होंने अगर देर में जमा किया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकारा कि भाई हमने आपसे मांगा, आपने क्यों नहीं दिया। अब उनको तो कोई फटकार नहीं सकता है कि आपके पास 4 करोड़ केस है, क्यों नहीं आप कर रहे हैं। कि हिंदुस्तान में संविधान के दायरे में हर आदमी बढ़ा, कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होने देना चाहता। वो डर है, अगर वो डर ना हो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज लोग रोज जो है उपहास के पात्र बने। तो ये सब बहुत सी चीजें हैं योगेश जी, ऐसी कोई कहने की बात नहीं। आप बोले। और सुनील जी, आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि केस बहुत पेंडिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से आपके वकील साहब, आपका मतलब है, आपसे मतलब है कि सरकार से, हरीश साल्वे साहब ने जिस तरीके से रिपोर्ट नहीं दाखिल की है, स्टेटस रिपोर्ट, उसके बाद भी आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात पूछी कि आपने देरी क्यों की, तो उसमें यह कहा गया, हरीश साल्वे साहब ने कहा कि शुक्रवार तक जो है सुनवाई टाल दी जाए। ऐसे बहुत सारे वकील, जब सरकार की तरफ से जो वकील सामने आ रहे हैं वो इस तरीके के बयान, इस तरीके के पेंडिंग कर रहे हैं मामलों को लेकर के, तो अन्य जो मामले हैं जाहिर तौर पर है उसमें कहीं ना कहीं भूमिका ऐसे वकीलों की भी साफ तौर पर झलकती है। जो आपने बात कही है उस बात का मैं आपको जवाब दे रहा हूं, लेकिन अब आपके पास सीधे आएंगे कुंवर सिंह जी। सरकार इतनी एक्टिव नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, अपराध के मामले में कहा जा रहा है साफ तौर पर कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, और प्रशासनिक अधिकारी, उच्च पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का भी अगर जिक्र किया जाए, प्रियंका गांधी अगर कहीं मूव करती हैं, वो चाहे लखीमपुर, आज का भी मामला जिस तरीके से है, आगरा वो जा रही थी और आगरा अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने जा रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें जाने से पहले ही रोक लिया, लखनऊ में ही रोक लिया। अब भले ही बाद में उन्हें शाम को इजाजत दे दी है जाने की, लेकिन अगर ऐसे मामले में पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उत्तर प्रदेश के इतने सख्त और इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो लापरवाही कहां हो रही है, क्या लगता है आपको? योगेश जी, पूरी बात मैं शाही साहब की भी सुन रहा था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी सुन रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सोच समझकर, देखकर, उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए फटकार लगाई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के हालात किस प्रकार है। ये गोरखपुर का कांड आप देख लीजिए, उन्नाव में कुलदीप सेंगर जी किस तरह से कानून को जेब में रखकर काम किए, मैनपुरी की घटना, हाथरस की घटना, फिर चाहे सोनभद्र में 10 आदिवासियों की हत्या का मामला हो, और अब लखीमपुर का। यदि सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी के दबाव में उनके लड़के को कभी पुलिस गिरफ्तार भी करती। और गिरफ्तारी भी किस तरह हुई है, रेड कारपेट बिछाकर उनके घर में चस्पा लगा कर कि श्रीमान आइए बयान दीजिए। 302 का मामला दर्ज है और साफ साफ पुलिस ने लिखा है कि इनका इरादा ही था हत्या करने का। तो इस तरह में यदि जब तक गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे तो किस पुलिस वाले में हिम्मत है कि वो उनके ऊपर तिरछी नजर से देख ले। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात और कही है कि इतने कम लोगों की पुलिस रिमांड क्यों ली गई, और आप गवाहों को सुरक्षा दीजिए, क्योंकि पता है हाथरस के कांड में आपने देखा है किस तरह से लड़की और उनके घर वालों को प्रताड़ित किया गया है। ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उसी बात को मैं याद करते हुए कहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय जो कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को थोड़ा भी शिकन है और देश की नरेंद्र मोदी सरकार को थोड़ा भी शिकन है, तो अजय मिश्रा जी से इस्तीफा लीजिए। यदि आप कहते हैं हम जांच सही कराना चाहते हैं, यदि आप सिर्फ मुंह चलाना है तो हम नहीं कह सकते। और हमारे भाई शाही साहब ने कहा को सुप्रीम कोर्ट का, तो ये जान लीजिए, चाहे अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि न्यायपालिका अपनी हद पर रहे, जब इनके ऊपर आंच आती है या कोई टिप्पणी आती है तो ये यही उनका बयान खान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किसी पार्टी या किसी सरकार को नहीं कहा है, लेकिन उनको भी पता हमारे पास केस पेंडिंग है और देश में न्याय व्यवस्था का क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही राज में चार जजों ने आके किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि संविधान खतरे में है, और आज ये कह रहे हैं कि उनको भी सोचना चाहिए। मैं भी कहता हूं, लेकिन अपने ऊपर आए तो सोचे, नहीं तो फिर वाह सुभान अल्लाह। तो इसका दोनों चीज देखना चाहिए। कुंवर सिंह साहब जी, सोचना चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। सरकार को भी सोचना चाहिए और विपक्षी दलों को भी सोचना चाहिए।
प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार ताबड़तोड़ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंच रही हैं, कहीं भी हो रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों साहब को बस्तर में कोई घटना नहीं दिखाई दे रही है जहां पर 5 किसानों को गोली मार दी गई। हनुमानगढ़ में दलित को मार दिया जाता है, वहां पर कोई चिंता नहीं है कि वहां पर जाके पीड़ित परिवार से मुलाकात करें। राजनीतिक नजरिया जो अपनाया जा रहा है उस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, लेकिन एक लोगों को नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। चलिए, इसी बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विपिन शर्मा जी। योगेश जी, मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। आपने कहा कि सोचना चाहिए, मैं भी बिल्कुल कहता हूं, यदि बस्तर में घटना हुई है, विपक्ष में बीजेपी है, जाना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हैं। आपसे एक सवाल आपके माध्यम से देश से भी एक सवाल हम सबके सामने रखते हैं कि लखीमपुर से कितनी दूरी पर अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री जी मना रहे थे? क्या प्रधानमंत्री नहीं, आपने सवाल उठा दिया प्रधानमंत्री जी पर, आपने सवाल उठा दिया, लेकिन ये कौन सा तर्क है कि जहां पर आप विपक्ष में होंगे वहां पर पीड़ितों का दर्द सुनेंगे? मतलब आपने पीड़ितों को भी बांट दिया। अगर सरकार में है तो आप पीड़ितों को, मतलब पीड़ित नहीं हुआ आपके लिए? नहीं योगेश जी, हम पीड़ितों पर जो घटना करता उस पर कार्यवाही करते हैं, इसलिए विपक्ष को जाने का मौका नहीं मिलता। क्या किसी ने रोका है? प्रियंका गांधी जी को आप रोक रहे हैं। आप चलिए ना छत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। आप आइए ना राजस्थान, प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। कौन रोक रहा? लेकिन आप जिस तरह से लोकतंत्र को दबा रहे, हम कोई घटना होती है उस पर कार्यवाही करते, इसलिए इनके पास कोई मौका नहीं रह जाता, लेकिन इनके द्वारा जो कृत्य किया जाता दुनिया देखती। चलिए ठीक है, आपने बातें जो कही हैं विपिन शर्मा जी, जिस तरीके से ये बातें कही जा रही हैं कि विपक्ष कांग्रेस ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मौका नहीं मिलता है, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रधर्म में आज चर्चा कर रहे हैं हम जिस तरीके से लखीमपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और सीधे चलेंगे विपिन शर्मा जी के पास। विपिन शर्मा जी, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई गई, दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार तो लगाई ही गई, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि लेट लतीफ हो सकता है, छुट्टियों का दौर था इस वजह से लेट लतीफ हुआ है। साफ तौर पर ठीक है, छुट्टियों का दौर था, लेकिन क्या ये लगता है कि अगर हाई प्रोफाइल मामला भी ये ना होता तो क्या ऐसी ही लेट लतीफ चलती? क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन मैं यहाँ पर जब अपने विचार रखूंगा तो मैं सारे पहलुओं को आगे लेके आना चाहता हूँ। सर्वप्रथम, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है या कोई भी देखे दिशा निर्देश दिए हैं या एक उन्होंने आपत्ति जताई है कि क्या ये विलंब क्यों हुआ, तो उसको सर माथे लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी शीर्ष अदालत है उस पे इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि वहां से जो वो स्वतंत्र है हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, और उनके और खुद मुख्य न्यायाधीश जब ऐसी बात बोल रहे हैं तो वो चिंता का विषय बन जाता है यहाँ पर कि क्या कारण है। और जब उन्होंने ये बोला, बहुत बिल्कुल रुख साफ कर दिया कि 1 बजे तक इंतजार करा कि आप स्टेटस रिपोर्ट देंगे, और उसके बाद पहले बोल दिया था कि आप 1 दिन पहले ये रिपोर्ट फाइल हो जाएगी ताकि तभी हमारे को उस पे हम लोग गौर फरमा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि इतना हाई प्रोफाइल मैटर है और पूरे देश इस समय जवाब चाहता है कि क्या इसमें क्या कार्रवाई हुई है, क्या गिरफ्तारियां हुई है। और सबसे बड़ी बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने पूछा कि आपने जब 44 लोगों से पूछताछ करी है तो बाकी 120 कहाँ गए, और क्योंकि 164 कुल मिला के जो प्रत्यक्षदर्शी थे तो उनको बोले आई विटनेस, तो वो सारी बातें, और आई विटनेसेस के बारे में उन्होंने बिल्कुल साफ करा कि उनको क्या सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। उसके बाद यहाँ पर जो पूछताछ होनी है वो प्रक्रिया कितनी आगे
कारगर हुई है, अभी तक क्या क्या उसमें सफलता हासिल हुई है। तो ये तमाम बातें, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी की बात हुई। वो अलग बात है कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील हैं हरीश साल्वे, उन्होंने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी, उन्होंने अपनी बात रखी कि क्या कारण रहा विलंब का, और इस समय उनकी तरफ से क्या आगे रणनीति, और कैसे वो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी आपत्ति जताई है तो कैसे उसको पूरा करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, ये तो एक पहलू है, वैसे यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है या फटकार लगा रहा है तो वो बिल्कुल उसके पीछे कोई वजह है। उसको आप ये कहें कि बेवजह वो बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। दूसरी बात पहलू ये भी है कि यहाँ पर जो ये मामला जो लखीमपुर का हुआ है, जो जिन्होंने प्राण गंवाए हैं उनके परिवारजनों को उनके साथ संवेदना दिखाने की वक्त है। यहाँ पर ना कि राजनीति करने का जो पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है वो भी बहुत दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है। क्योंकि यहाँ पर एक सिलेक्टिव एक नया ट्रेंड उभर के आया है 2014 से, खासतौर से जब से नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री कार्यभार संभाला है, और ये बहुत दुखद है। आप एक तरफ पहले एक सिलसिला शुरू हो गया था अवार्ड वापस करने का, ठीक है, लोगों का हक है, लोकतंत्र है, खूबसूरती, अगर आपको विरोध जताने का ये तरीका ज्यादा अच्छा लगा, आप सबको हक है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म होती है कि आप जाति धर्म समुदाय देखकर आप राजनीति शुरू करते हैं, इससे ज्यादा चिंता की बात नहीं हो सकती। और जो सही मायने में बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे देश कहाँ जा रहा है, उनको सोच इस दिशा में ले जाने की आवश्यकता है कि क्या ऐसी जब सिलेक्टिव ये दोहरे मापदंड रखते हैं और जाति धर्म समुदाय देखकर आप अपना विरोध जताते हैं, तो क्या आपके महान देश के अंतर्राष्ट्रीय पटल पे छवि धूमिल नहीं होगी? क्या ये सोचने की आवश्यकता नहीं है? ये भी क्या बताने की आवश्यकता है? ये आप हाथरस पहुंच जाते हैं सारे के सारे, जो कि पहुंचना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर अगर किसी भी लड़की के साथ, बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। निर्भया के बाद हम पूरे देशवासियों ने संकल्प लिया था कि अब दोबारा निर्भया नहीं होने देंगे, और लेकिन वो कहाँ है? आज भी राजनीति होती है, सिलेक्टिव हो जाता है। हाँ, फरीदाबाद में भी हुआ एक महिला के साथ, बच्ची के साथ, वहां पर कौन कौन पहुंचा, सवाल ये उठता है। तो यहाँ पर ये जो सिलेक्टिव है, दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं, बहुत दुखद है। ये हम सबका देश है, और यहाँ पर कुछ मामले जो जनमानस से जुड़े हैं और खास में महिलाओं के साथ जो बढ़ता अपराध है, वहां पर तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, वहां पर एक स्वर में स्वर मिलाने की आवश्यकता है। रही बात की लखीमपुर की जो घटना है, बहुत दुखद है, परिवार वालों के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि मामले की तह तक जाने की आवश्यकता है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतराज जताया है, फटकार लगाई है योगी सरकार को, तो निश्चित बात है वो स्वागत योग्य है, उनको पूरा हक है यहाँ पर। लेकिन साथ साथ सवाल ये भी है कि आप, क्योंकि जितनी जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा तो बिल्कुल सच सामने उजागर होगा। क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, एक देखिए सिक्के के दोनों पहलू है, ये भी कहा जा रहा है कि बेवजह आप खुद सोचिए, जब राज्य गृह मंत्री के ये सुपुत्र हैं और उसके बाद ऐसी घटना को कौन कोई अंजाम देना चाहेगा? अपने आप तो पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा नहीं। तो सारी बातें, तथ्यों को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा मामले के तहत। विपिन जी ठीक है, जो घटना घटी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुखद है, लेकिन बात यह है, आपने ठीक बात कही कि गृह राज्य मंत्री का बेटा है, वो घटना को अंजाम नहीं देगा। कौन इस तरीके के जो वो भी वहां पर बताया जा रहा है, जिस तरीके से प्रोग्राम आयोजित किया गया था, और सरकार आने वाले बहुत कम समय में चुनाव है, तो सरकार की कोई थू-थू नहीं कराएगा, ठीक है, थू-थू नहीं कराएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और उठता है विपिन जी, कि अगर आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो आरोपी नहीं था, तो जब नोटिस दी गई तो उसकी पेशी क्यों नहीं हुई सेम डे पे? तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, उसके बाद दूसरी नोटिस उसके घर पर चस्पा किया जाता है, उसके बाद तीसरे दिन वो वहां पर पहुंचता है, उसकी पेशी होती है। सवाल ये भी बड़े खड़े होते हैं, अगर क्या आम इंसान होता, आम नागरिक होता, तो क्या उसके साथ भी यही व्यवहार किया जाता? मुझे लगता है अगर आम नागरिक कोई होता, तो अगर आरोपी नहीं हाजिर होता तो उसके पिता को घसीट के बोल रहा हूं, बहुत जोर दे करके इस बात पर बोल रहा हूं विपिन जी, कॉलर पकड़ करके उत्तर प्रदेश पुलिस घसीट करके लाती और थाने में बैठा रखती जब तक आरोपी। मैं उसी का उत्तर देना चाहता हूं, मैं उसी बात का उत्तर देना चाहता हूं। मुझे भी बड़ा दुख होता है कि यहाँ पर रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल होना चाहिए, कि अगर जो कायदे कानून एक इंसान पे, एक आम आदमी पे लागू होते हैं, वो सब पे लागू होने चाहिए। और जिस तरह से चाहे पुलिस की कार्रवाई होती है, उस पर सवाल निशान क्यों उठते हैं? वो तब उठते हैं कि जब एक बड़े रसूखदार आदमी के लिए तो
तो आप लीनियंसी दिखा देते हैं, सॉफ्ट अप्रोच दिखाते हैं, और बाकी एक आम आदमी को बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ योगेश जी कि उसका कॉलर पकड़ के उसको घसीटते हुए ले जाते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम सारे पहलुओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अब देखिए, अब जैसे क्यों मैं उदाहरण देने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आर्यन खान का मामला आया तो कोई कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट, एक विचारधारा के लोग बोलते हैं नहीं देखिए वो एक विशेष समुदाय से तो उनको टारगेट करा जा रहा है। क्या ये नहीं बताने की आवश्यकता है कि उसमें जो बाकी गिरफ्तारियां हुई है तो वो कौन से धर्म के? तो ये बड़ा दुखद है, ये हम धर्म पे उसको सब बातों को समेट देते हैं और फिर सियासी चश्मे लगा देते हैं, अपनी सियासी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। इन सब चीजों से बचना चाहिए। जो गलती जिसने करी है वो सजा का हकदार है। यहाँ पर सॉफ्ट अप्रोच नहीं होती कि कौन किसका बेटा है, कौन रसूखदार है, चाहे वो शाहरुख खान साहब का हो और चाहे वो अजय मिश्रा जी का हो, जिसका भी बेटा हो। यहाँ पर अगर गलती किसी ने करी है, अपराध किसी ने करा, तो वो उतना ही दोषी है जितना एक आम आदमी दोषी है। तो मापदंड सबके लिए एक जैसे लागू होने चाहिए और साथ में राजनीति से बचने का आवश्यकता है। और सारी चीजें देखिए, अब तो ये चुनाव में मामला तू पकड़ेगा और ये कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेगा और वो शुरू हो चुका है। जो पॉलिटिकल टूरिज्म दिख रहा है असली मायने में दुख किस बात का होता है योगेश जी, मैं बोलना चाहता हूँ, दुख इस बात का होता है कि हम एक बखौटा लगा के जाते हैं, हम रहनुमा बनते हैं, असल मायने में संवेदना कौन दिखा रहा है उन परिवारजनों से जो आज जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सवाल ये उठता है कि हम कितने उनके साथ खड़े हुए हैं, क्या वो कमी पूरी हो पाएगी, क्या वो भरपाई हो पाएगी? तो ये सारी बातें, और ऐसे कई जगह हुआ है, फरीदाबाद में जो बिटिया के साथ हुआ, क्या वो किसी को बताने की आवश्यकता है? बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं विपिन जी। घटनाएं कहीं की भी हो, पीड़ित का जो खोता है, जो अपने पिता, अपने पुत्र, अपने परिवार का कोई भी सदस्य किसी को भी खोता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, वो अपूर्णीय होती है। बिल्कुल किस दर्जे से है ये बताने की आवश्यकता है क्या राजस्थान में? ठीक है, अश्विनी जी आपके पास आएंगे। ठीक विपिन जी आते हैं, अश्विनी जी से कमेंट ले लेते हैं। दरअसल अश्विनी जी, विपिन जी ने जिक्र कर दिया आर्यन खान का। 2 अक्टूबर को मुंबई में ये ड्रग्स मामला सामने आता है और 3 अक्टूबर को लखीमपुर का मामला सामने आता है। 2 अक्टूबर का आरोपी गिरफ्तार हो जाता है और जमानत नहीं हो पाती है, याचिका दायर की जाती है, खारिज कर दी जाती है। जिक्र कर दिया है विपिन जी ने, तो मैं उसका उल्लेख कर दे रहा हूं। और लखीमपुर का मामला जो सामने आया है वो 3 अक्टूबर का आया है। उसमें सभी आरोपियों से पूछताछ तक नहीं हो पा रही है। आपने 10 लोगों को हिरासत में लिया, ठीक है, लेकिन 4 लोगों से ही केवल पूछताछ हो पाई। कहां पर मामला डैमेज हो रहा है? देखिए, कहीं मामला डैमेज नहीं हो रहा है और न्यायपूर्वक काम जो है वहां पर एनसीबी भी कर रही है और यहाँ पुलिस भी कर रही है। जो एक देखिए, यहाँ का मामला दूसरा था। यहाँ का मामला जो कहीं भी कभी फिलहाल कम से कम 90-100 वीडियो आए और रोज एक नया वीडियो देता था। ये वीडियो के आधार पर जो भी चीजें आई, चाहे वो लाठियों से मारा गया हो कार्यकर्ताओं को या उस जीप से कुचलकर मारा गया हो वहां के जो लोग जा रहे थे, मामला 2 है। विरोधी दल के लोग सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के मरने की बात कर रहे थे। अभी भी उस दोनों हत्या दोनों है, मैं मानता हूं, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी भी दल के लोग ये सिर्फ 4 लोगों की बात कर रहे हैं। उन बेचारों का परिवार नहीं था जो लाठियों से मारे गए, पत्रकार भाई का परिवार नहीं था। सुनिए जी, सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट यहाँ आपको रोकेंगे, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। दरअसल 4 परिवार नहीं 9 लोगों की हत्या हुई है। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी के पास सीधे चलेंगे। अश्विनी शाही जी, दरअसल आप जिक्र कर रहे हैं कि लोग 4 लोगों की 4 परिवारों के ही सदस्यों को खोने का जिक्र कर रहे हैं। 4 तो किसान हैं और 4 भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इसके साथ एक पत्रकार भी है, यानी 9 लोगों के परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है। योगेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सभी 9 किसान थे, क्यों उसको 2 भागों में बांटा जा रहा है? कौन इस
हिंदुस्तान की धरती पर जब 80% किसान है तो क्यों लोग उसको बांट रहे हैं दो तरह से? वो भी किसान थे, कोई ऐसा नहीं, किसान को कोई स्टैंप नहीं मिलता है। जिसके पास खेती है वो किसान है, वो किसान का बेटा है। मैं वही कहना चाह रहा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही थी, जिसका जिक्र अब विपिन जी ने भी किया कि जो राजनीतिक टूरिज्म हो रहा है वहां वो गलत है। बाकी जो जांच हो रही है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, वो सब सही है। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं किसी मंत्री के बेटे के साथ नहीं हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं। आज आर्यन खान की बात हो रही थी, शाहरुख खान के नाम पर जितने ये तथाकथित छद्म सेकुलर के धारी लोग हैं, सब लोग बोलना शुरू कर दिए। क्यों नहीं यहाँ के बारे में जो है चीजें कि बोलते हैं कि उनको लाठियों से पीट कर मारा गया, 4 किसान वो भी थे, नहीं बोलेंगे। तरन तारण के जो दलित युवक की हत्या की गई, वहां पर कोई गया? पेट्रोल डाल के उसको जलाया गया, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। आप जाइए, हाथरस की बेटी, अश्विनी उसके जी, परिवार के लोग थे वहां खड़े, अश्विनी जी, उसके बाद आप क्यों नहीं गए? सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है ना कि आप क्यों नहीं गए भाई, आप भी जाइए ना। हम गए ना, हम गए, तभी तो कह रहे हैं हमारे पंजाब के अध्यक्ष गए वहां। तो अच्छी बात है, क्या मतलब क्या होता है? हम का मतलब जो है हमारे दल के नेता गए, अच्छी बात है, बेहतर है, जाना चाहिए, जाना चाहिए, लोग। पीड़ितों का दर्द उनका साझा करना चाहिए। लेकिन एक सवाल, ये जो हनुमानगढ़ में घटना हुई पूरे देश ने देखा, और सबसे हास्यास्पद बात है, देखिए योगेश जी, कुंवर जी तो यही तो कह रहे हैं, हनुमानगढ़ नहीं, एक लाइन हमको कंप्लीट करने दीजिए। चन्नी जी वहां मुख्यमंत्री हैं और दलित मुख्यमंत्री के नाम पर उनको बहुत प्रचार प्रसार किया गया, और तरन तारण का जो मरने वाला था, जिसको बकरे की तरह जो है किसानों ने हलाल किया था, वहां उनके यहाँ 50 पैसे भी नहीं दिया, और लखीमपुर में 50 लाख दिए गए। ये क्या है? क्या बताता है? क्या आप दिखाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में तनाव है क्योंकि यहाँ चुनाव है। ठीक है, पूछ लेते हैं, जवाब ले लेंगे कुंवर जी से। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आपसे और है कि गृह राज्य मंत्री भी आरोपी हैं, 120B के तहत अब वो आरोपी हैं, और अभी तक 3 तारीख के बाद से अब तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है। क्या वजह है भाई? अगर आरोपी हैं तो गृह मंत्री वो बाद में हैं, गृह राज्य मंत्री पहले वो आरोपी हैं। अगर उन पर कोई आरोप लगा है तो पूछताछ तो उनसे भी बनती है। एकदम बनती है, मैं कहता हूं एकदम बनती है। अगर वो कहीं भागे हो, भगोड़ा हो, कानून ने उनको बुलाया हो, वो न गए हो, ऐसा कहीं है? पुलिस बुलाएगी, जब भी उनको बुलाएगी वो जाएंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। और उनके बेटे ने भी कहीं भागने की जहमत नहीं उठाई, वो वहीं थे लखीमपुर में। बार बार कहा गया, एक दिन नोटिस दिया गया, उनकी तबीयत खराब थी, दूसरे दिन वो टाइम पर हाजिर हो गए। लेकिन पुलिस तो जांच में वो लोग सहयोग कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा ही जो मैसेज आ रहा था, ये तो न्याय को अलग अलग ट्रेस की जा रही है। और गृह राज्य मंत्री साहब ने पत्रकारों को चाय पे बुलाया था, सुन लीजिए, गृह राज्य मंत्री ने पत्रकारों को चाय पे बुलाया था कि चाय पे आइए घर पे कोठी पर और आपको चाय पिलाएंगे और अपने बेटे के साथ चाय पिलाएंगे। लेकिन जब पत्रकार वहां पर पहुंचे तो मंत्री जी तो छोड़ दीजिए, उनके गेट का जो रक्षक था वो तक मुंह से बात नहीं किया, गेट के पास तक नहीं आया, गेट से 5-10 फीट दूर पर वो बैठा रहा और गेट की तरफ झांकने तक की जहमत नहीं की। आप कह रहे हैं कि वहीं पर था और आप बुलावा दे रहे हैं। नहीं, अगर संविधान में आईपीसी में ये कोई अपराध हो तो बताइए। नहीं, अपराध नहीं है, अपराध शाहिद जी अपराध नहीं है, गृह राज्य मंत्री हैं आप गृह राज्य मंत्री हैं और आप पत्रकारों को बुला रहे हैं कि हम अपने बेटे को मिलवा रहे हैं, आप बता रहे हैं, और पुलिस के द्वारा ही जो बताया गया कि उसकी लोकेशन अलग ट्रेस की जा रही थी ना, पत्रकारों ने बात नहीं बताई थी। पत्रकार वार्ता कैंसिल भी होती है। चलिए ठीक है विपिन जी, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल कुछ कहना चाह रहा हूँ। 2 बड़ी गंभीर बातें। देखिए, सबसे पहले अगर हम आशीष मिश्रा की बात करते हैं और साथ में जोड़ते हैं अजय मिश्रा जी को, जो गृह राज्य मंत्री हैं, तो उसी तरह से, तो उसी पैमाने से, उसी मापदंड पे क्या आर्यन खान की जब गिरफ्तारी हुई तो क्या शाहरुख खान को गिरफ्तार करेंगे? पहली बात सवाल यह है, आरोपी कितने हैं? ये दोनों बातें देखिए, सब मामले की तह तक जाने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात सवाल यह है, मेरे को बड़ा सुख होता है, हम लोग अपने मैं बतौर एक पिता
पत्रकार बाद में हूँ, मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को क्या शिक्षा दे अपने बच्चों को, तो एक पिता होने के नाते मैं अपने तरीके से अंदाज में सिखाता हूँ बच्चों को, ये सिखाता हूँ कि आप ये व्हाट्सएप के मैसेज आगे फॉरवर्ड ना करें। ये जो नई हमारी आईटी पॉलिसी आई है, ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, दुख होता है कि जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेजेस दी जा रहे हैं कि देखिए एक विशेष समुदाय, मतलब आप हिंदू समुदाय के लोग कैसे ये गांजा ले, मतलब ये कहाँ की समझ है। आज एक आर्यन खान को गिरफ्तार करा गया है तो आप यहाँ राजनीति दूसरी तरह की शुरू होगी, वहां पर भी गुटबाजी बन गई, 2 फाड़ में यहाँ समाज बंट गया। यहाँ पर ये हमें क्यों नहीं समझ आना चाहिए कि कोई धर्म जाति समुदाय से ऊपर उठ के हमें अब समझना पड़ेगा कि क्या मुद्दा है। जो दोषी है उसको आप सजा दीजिए, चाहे जितना रसूखदार हो, लेकिन यहाँ पर हम धर्म के मामले में धर्म को क्यों बीच में ले आते हैं। ये देश हम सबका है, किसी ने पूछा नहीं। और यहाँ तो हमें एक बात का फक्र है, ये गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ पर हमारे देश की, ये वही महान देश है जहाँ पर खून वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है सदियों से, कितने वर्षों से, कितने दशकों से, कि जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक रहा है ये जो रिवाज है खून वालों की सैर। तो यहाँ पर ये कौन बांट रहा है समाज को, ये कौन 2 फाड़ में बांटता है हर मामले में राजनीति। और खासतौर पर बॉलीवुड की मैं बात करना चाहूंगा, वैसे सारे मामलों में वो लोग बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अरे क्या हो गया, इंटॉलरेंस हो गई है, बढ़ गई है इंटॉलरेंस। यहाँ पर खासतौर पर 2014 के बाद देश सुरक्षित नहीं लग रहा, महफूज नहीं। ये लोग भूल जाते हैं कि एक लौता देश है पूरे विश्व में हिंदुस्तान, जहाँ पर अल्पसंख्यक कहीं बहुसंख्यक हर एक समाज का तबका बिल्कुल महफूज है, सुरक्षित है। हमें नाज है इस बात के लिए, ये सबका देश है। और यहाँ पर ये, लेकिन ये कौन बांट रहा है, ये समाज को कौन बांट रहा है, ये 2 फाड़ कौन कर रहा है, ये कितना दुखद विषय नहीं है। जनमानस से जो मामले जुड़े होते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से, वहां पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। कोई आतंकवादी को वहां पर करा गया कश्मीर, वहां पर कौन रहनुमा खड़े जाते हैं, वहां पर पीडीपी के नेता खड़े हो गए, अरे वहां राजनीति में तो जो गलत है आतंकवादी गतिविधियों में पाया गया है उसके लिए कैसे अब रहनुमा बन जाएंगे। तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी रसूखदार हो, जो गलत जिसने करा है वो दोषी होगा, लेकिन पहले दोषी करार देना कि जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं होता तो वो भी गलत है यहाँ पर। और कानूनी भाषा में तो बोला भी गया है, भले ही 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को आप गलत सजा मत दीजिए। तो उसी तरह से यहाँ पर मामले की जांच होनी चाहिए और बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल, जो आपने अभी एक लाइन बोली ना, ये बड़ी हास्यास्पद लगती है, सच बोले तो मुझे पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे बड़ी हास्यास्पद लगती है कि एक भी निर्दोष को दोषी नहीं साबित करना चाहिए, उसको कोई बेवजह उसको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये केवल लिखी हुई लाइनें लगती हैं। निर्दोष किसने बोल दिया, जो गुना अगर गाड़ी चलाई है तो क्या वो निर्दोष हुआ। हाँ, मैं आशीष मिश्रा केस को लेकर के नहीं कह रहा हूँ, जो आपने लाइनें बोली ना उस लाइन को लेकर के मैंने कहा। और अगर जिक्र किया जाए उत्तर प्रदेश का जो मामला लखीमपुर में आया है, तो लचर व्यवस्था जो देखने को मिल रही है उससे नकारा नहीं जा सकता है। लगातार जो सुनवाई हो रही है और यहाँ पर सजा होनी चाहिए, सजा तय होनी चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना विलंब होगा न्याय परंपरा सी बन गई है, ये ऐसी परंपरा सी बन गई है। ले लेते हैं कमेंट कुंवर सिंह जी से। कुंवर सिंह जी, दरअसल अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाही साहब कह रहे हैं कि तरन तारण में भी घटना हुई है, वहां पर भी आपको सोचना चाहिए, वहां पर भी पीड़ित परिवारों के लिए कुछ न कुछ चिंता बनती है। आप केवल और केवल उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, या यूं कहें कि खिसक ही चुकी है। और अब उसको संभालने के लिए, किसी तरीके से बचाने के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार केवल उत्तर प्रदेश पर ही फोकस कर रही हैं और वहीं पर ही पीड़ितों का उनको दर्द समझ में आ रहा है। बाकी और कहीं के पीड़ितों का उनका दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। योगेश जी, मैं बिल्कुल शाही साहब को कहना चाहता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ तरन तारण आइए, आप पूरी ताकत के साथ हनुमानगढ़ आइए, आप पूरी ताकत के साथ छत्तीसगढ़ आइए। आप भी वहां विपक्ष में हैं तो विपक्ष की जिम्मेदारी को निभाइए, लेकिन सिर्फ आरोप लगा देना और निहंग जिनने हत्या की है उनकी फोटो देश के कृषि मंत्री के साथ वायरल हुई है, ये सबने देखा है, मैं उस पर नहीं कहना चाहता। पत्रकार महोदय और शाही साहब दोनों ने कहा कि 2014 के बाद ये पैटर्न हुआ है वहां जाने का, तो मैं पत्रकार महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि 26/11 की घटना में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ओबेरॉय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो क्या वो पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी जाए तो वो विपक्ष है और प्रियंका गांधी राहुल गांधी जाए तो पॉलिटिकल टूरिज्म है।
दूसरी ठीक है। मैं भी आपको याद कुंवर दिलाऊंगा फिर सिंह जी कि कौन से कौन से मंत्री आएंगे और आपसे कमेंट लेंगे, जानेंगे कि जिस तरीके से आप पॉलिटिकल टूरिज्म का ये आप एक और तमगा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और सीधे कुंवर सिंह जी आप ही के पास आएंगे। आप अपनी बात रख रहे थे और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि टूरिज्म तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, दरअसल हमने एक कहा कि परिपाटी बन गई है। एक बात हमने कही 1984 में सिख दंगा हुआ था, उसमें कितने लोगों से पूछताछ हुई है कि कौन कौन सलाखों के पीछे गया है, जिनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए था उनमें से कौन कौन लोग संसद गए हैं, इस बात की भी आपको जानकारी होगी। इस वजह से मैंने ये बात कही है कि दरअसल ये सरकारों की परिपाटी सी बन गई है। सरकार कोई भी हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो दरअसल अपने अंदर नहीं झांकते हैं, दूसरे के अंदर। जैसे कहावत है ना कि दूसरे के घर में लोग पत्थर फेंकते हैं, लेकिन जब खुद के शीशे होते हैं तो इसलिए यही सलाह दी जाती है कि दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। लेकिन ये सियासत है, सियासत में आप लोग कहाँ इससे बाज आएंगे? नहीं, हमने ये नहीं कहा था। हमारे साथी ने कहा और विश्लेषक महोदय ने कहा कि ये बात 2014 से प्रारंभ हुई, तो हमने उन्हें याद दिलाया। मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। बाकी चाहे वो सिख दंगा हो, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला और सारी चीजें हुई। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर फटकार लगाई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब अजय सिंह बिष्ट जी सांसद थे, 70 मामले उनके ऊपर चल रहे थे, तो लोकसभा में वो किस तरह रो रहे थे, क्योंकि खुद के ऊपर था। आज हमारे साथी ने कहा, भाजपा के शाही साहब ने, कि सिर्फ 4 लोग नहीं, हम किसी भी हत्या या किसी भी हिंसा के पक्ष में बिल्कुल नहीं। हम नहीं चाहते। ये देश गांधी का है और गांधी जी ने अहिंसावादी तरीके से अंग्रेजों को भगाया। हम ये भी कहना चाहते हैं कि देश में हिंसा करने वाले ना किसान हो सकते, ना मजदूर हो सकते, ना हमारे पार्टी के नेता हो सकते, कांग्रेस पार्टी। हिंसा किसी के लिए अच्छी नहीं है, और चाहे वो किसान हो या जो भी हो। वहां 9 लोगों की हत्या हुई है या 9 लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। मैं यही तो चाहता हूं कि यदि हम गए थे, वहां न्याय मिलना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना जा सके तो वहां जो कार्यक्रम कर रहे थे केशव मौर्य जी, वो चले जाए। फिर आज फिर से कुशीनगर हवाई अड्डे के उद्घाटन में माननीय प्रधानमंत्री जी को समय मिल गया। और आपको एक बात याद दिला दूं, यही कुशीनगर का हवाई अड्डा, गौतम बुद्ध नगर का हवाई अड्डा अगले साल बिकने के लिस्ट में है। आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी जिस चीज का उद्घाटन करेंगे वो अगले साल बेच दी जाएगी? आप वहां नहीं जा सके जहां लोगों शाही जी आते हैं आपके पास, जहां लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई, ना आपके कोई मंत्री जाते। और फिर बात अजय मिश्रा जी की बात करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाजपा के साथियों को, आप इतने पाक साफ हैं तो इस्तीफा दिला दीजिए, उनके बयान कराइए। जब ये होगा, अगर वो बेदाग निकलते हैं तो आप उनको मंत्री बना दीजिएगा। लेकिन क्या कुलदीप सेंगर को देखने के बाद ऐसे लगता है? क्या हाथरस के बाद ऐसा लगता है? क्या सोनभद्र के बाद ऐसा लगता है? और ना जाने कितने उदाहरण है। आपको ठीक है, उदाहरण तो बहुत है, उदाहरण बहुत हैं और तमाम सारे अलग अलग राज्यों के भी उदाहरण हैं और अलग अलग सरकारों के उदाहरण हैं। योगेश जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि योगी सरकार में ऐसी सरकार है जिसने बेरोजगारों को कहा, यदि आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपका रिकॉर्ड खराब कर दिया जाएगा। ये कहा न्याय की बात है। ठीक है, आते हैं, समझ गए। बाकी अन्य राज्यों में तो रोजगार की बौछार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों में रोजगार की बौछार है। ठीक है विपिन जी, ये बताइए, जिस तरीके से कुंवर सिंह जी ने बात कही है, कुंवर सिंह जी ने जो बात कही है कि जांच होनी चाहिए, अगर गृह राज्य मंत्री भी आरोपी हैं तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। बिल्कुल
मैं योगेश जी भाई अपने विचार रखना चाहता हूँ। निश्चित बात है, न्याय मिलना चाहिए। जो जिन्होंने जान गंवाई है वो भरपाई कभी नहीं हो सकती। उन परिवारजनों से पूछिए कि क्या उन पे हर पल कैसे वो कैसे जी रहे होंगे इस समय। लेकिन सवाल ये भी उठता है, 3-4 बातें अगर हम उसका जिक्र ना करें तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। ये क्या कारण था? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, आज सर्वोच्च न्यायालय की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने फटकार लगाई योगी सरकार को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब मामले का संज्ञान ले लिया तो जो शाहीन बाग में आंदोलनकर्ता बैठे थे नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ, तो वहां पर क्या नौबत आन पड़ी? जब 3 वार्ताकार नियुक्त करे गए थे तो क्या नौबत आ गई कि आपका उत्तर पूर्वी भारत दिल्ली जल गया। जब एक 3 प्रक्रिया शुरू होगी थी संवाद की, तो किसने आग में घी डालने का काम करा? ये सवाल उसमें दिल्ली पुलिस की गलती। देखिए, तरीका नहीं होता बहस का। ये सारी बातों को हम उजागर करते हैं, निष्पक्ष होकर बात करते हैं। और यहाँ पर अगर हमने बात करी कि न्याय की मांग होनी चाहिए, निश्चित बात है, स्वागत योग्य है और जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आग में घी डालने का काम ये कौन कर रहा है? ये भी तो एक गंभीर विषय नहीं है क्या? ज्वलन मुद्दा नहीं है यहाँ पर कि एक तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही विपिन जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। ये दरअसल आग में घी डालने का काम हर विपक्ष करता है, कहीं भी हो। दरअसल केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन एक सवाल जो उन्होंने कहा, इतने सालों से कश्मीर विपिन जी इसका जवाब दीजिए कि कुंवर सिंह जी ने एक सवाल उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि वहां पर सरकार की तरफ से किसी व्यक्ति को जाना चाहिए था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वहां पर प्रोग्राम था। अगर मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचते हैं तो मुझे लगता है केशव प्रसाद मौर्य को वहां पर जाना चाहिए था या नहीं, क्योंकि उसके बाद भी जो मेरे पास प्रोग्राम आए थे, उस घटना के बाद जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के देखते हैं, प्रेस देखते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भी भेजा था कि उसके बाद उनके प्रोग्राम वहां पर हुए हैं। तो क्या पीड़ितों से नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल मिलना चाहिए था, और अगर नहीं गए तो गलती है यहाँ पर। ये आप अगर नेतृत्व संभाल रखा आपने और किसी कारण मुख्यमंत्री नहीं जा पा रहे तो उप मुख्यमंत्री किस लिए है? तो यहाँ पर क्या चलते हैं? ये भी कोई आपको न्योता देने की बात है कि यहाँ पर आपने देखना है कि संवेदना अगर आपने प्रकट करनी है उन परिवारजनों के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है, तो वहां पर आप उस समय उस संकट की घड़ी में उस समय नहीं जाते, आप साथ उनके नहीं खड़े होते, तो ये कहाँ की समझ हुई? तो निश्चित बात है ये बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पर वो जाना चाहिए था। आप सिर्फ बहस बोलने से काम नहीं चलने वाला कि हमारी संवेदना उनके साथ है या हम शोक प्रकट करते हैं। इसका सही मायने था कि आप उन परिवारजनों के साथ खड़े होते, उनके साथ कुछ समय बिताते, फिर इसमें अपराध क्या हो गया। कुंवर सिंह जी रुक जाइए, ले लेते हैं कमेंट, ले लेते हैं अश्विनी शाही जी से कम शब्दों में लेते हैं। अश्विनी शाही जी, आप कह रहे हैं सरकार खड़ी है, लेकिन आप ही के प्रतिनिधि वहां पर जा रहे हैं, सरकार के लोग वहां पर जा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित से नहीं मिल रहे हैं। वजह क्या ये हो सकती है? देखिए, सरकार ने 20 घंटे के अंदर फुल पावर देकर अपने 2-3 अधिकारियों को भेजा और उन लोगों ने मामले को वहां पर निपटाया। पूरी संवेदना के साथ जो उनकी डिमांड थी पीड़ित परिवारों की, उन्होंने माना। वो सरकार के पावर में गए थे। सरकार का ये नहीं है कि वो हर जगह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री जाएगा। वो सरकार के एक अंग हैं और उनको सरकार ने भेजा था। वो शासन के वो कर्मचारी हैं, सरकार के वो कर्मचारी हैं, उनको भेजा गया था। और छोटे अधिकारी नहीं गए थे। देवेश चतुर्वेदी जी गए थे और हमारे जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर गए थे, उनके साथ 2-3 अधिकारी और पूरी टीम गई थी। बात को कहने में हम कोई गुरेज नहीं करेंगे कि सरकार की फंसी थी, वो फांस को निकालने गए थे। और अगर वोट मांगना होता है तो यही लोग जाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी जाते हैं, घर घर जाते हैं। और अगर वहां पर लखीमपुर पहुंचे थे तो मुझे बिल्कुल ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं हो रही थी कि डिप्टी सीएम को पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए था, या फिर वो एक जगह तय करते, सर्किट हाउस तय करते, वहां पे सभी पीड़ित 9 परिवारों को वहां पर बुलाते और उनसे मुलाकात करते। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। कुछ भी कह सकती है। आप भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह स्वतंत्र हैं, एक स्तंभ आप भी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वैक्सीनेशन पर हमको किस तरीके से पूरा देश देख रहा था। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चलिए आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी शाही जी ने अपने बड़ी बेबाकी के साथ अपना पक्ष रखा, सरकार का पक्ष रखा। लेकिन अब जिस तरीके से सवाल यही उठता है कि पीड़ित परिवारों के लिए क्या सरकार की तरफ से जो रुख अपनाया जा रहा है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और कड़ी फटकार लगाई है, क्या अब राज्य सरकार आगे सख्त कदम उठाते हुए निष्पक्ष जांच कराएगी और जल्द से जल्द इस जांच को कराएगी? राष्ट्रधर्म में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।